दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नीट 2023 7 में को जो एग्ज़ाम हुई है उसका डिटेल केमिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। आपको एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, उस पर HBr रिएजेंट ऐड किया हुआ है, एसिड एंड देन प्रोडक्ट बताना है। तो आपको सिंपली क्या लग रहा है कि यहाँ से OH जाएगा और फिर यहाँ पे आके Br लग जाएगा, SN2 रिएक्शन ये होंगे। इसलिए आप सोच रहे हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड होना चाहिए, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब ऐसे क्यों हुआ देखो, अभी इसको ना ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ट्रिकी। इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ना कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्लियर करने पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो देखिए, हमें पता है दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2, न्यूक्लियो फ्लिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये होती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन SN2। अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन है और उस पर कोई लिविंग ग्रुप अटैच्ड है लाइक OH, तो फिर यहाँ पर तो कौन सी होंगी, SN1 ही होंगी। हमेशा ऑलवेज टर्शरी कार्बन पे क्या होती है, SN1। OH या फिर कोई अदर लिविंग ग्रुप हो तब भी क्या होगा, यहाँ पर लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन है तो SN1 होंगी ऑलवेज। अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन है लाइक CH3OH हमारा है, तो OH यहाँ से निकल जाएगा और Br यहाँ पे आके अटैक करेगा, ये होंगी हमारी SN2 रिएक्शन। लेकिन अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी, तो वहाँ पे SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। अब आप देखो यहाँ पर आपको कौन सा कार्बन दिया हुआ है, इस कार्बन पे जो है तो OH अटैच्ड है। ये कौन सा कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है। और यहाँ पर SN2 भी हो सकती है और SN1 भी। दोनों में डिफरेंस क्या है, SN1 भी होंगी तब भी Br अटैक करेगा, SN2 होंगी तब भी Br। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट, और SN2 जो रिएक्शन होती है इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, नो इंटरमीडिएट फॉर्म। इसमें ओनली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है और इसमें ना इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट मीन्स वो कि एक हमारा रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। इसमें भी क्या होता है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इंटरमीडिएट यानी रिएक्टेंट से पहले एक कुछ सब्सटेंस बना बीच में जो स्टेबल था, ये एक सब्सटेंस बना जो स्टेबल है, उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट, यानी बीच में कुछ तो भी फॉर्म हुआ जो स्टेबल है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, डायरेक्ट रिएक्टेंट जो है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है हमारा, इसमें इंटरमीडिएट जो होता है वो होता है हमारा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। कार्बोकेटाइन अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसके क्वेश्चंस जब मैं आंसर बताऊंगी ना तब आपके क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। कार्बोकेटाइन फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या है, एसिडिक मीडियम दी हुई है। अब यहाँ पे SN1 होंगी या SN2, तो इसकी एक ट्रिक याद रखो, टर्शरी पे तो ऑलवेज SN1 होंगी, प्राइमरी कार्बन पे हमेशा SN2 होंगी। अगर सेकेंडरी कार्बन है और एसिडिक मीडियम है, कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम, तो वहाँ पर होंगी SN1 रिएक्शन। और अगर सेकेंडरी कार्बन है और बेसिक मीडियम है तो वहाँ पे होंगी SN2 रिएक्शन, SN2। और SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है मीन्स लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, तो यहाँ हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा कौन सा, ये वाला CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3। ये जो OH था हमारा, ये OH यहाँ से क्या हो गया,
लीव करके चले गया, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म। यही डिफरेंस होता है SN1 में और SN2 में। SN2 में ये कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता है। जैसे ही OH जाएगा बैक साइड से क्या होता है, बैक साइड से Br आता है, यानी जिस टाइम पे OH निकलता है उसी टाइम पे Br अटैक कर जाता है। यानी यहाँ से OH जाएगा तो यहीं पे आके Br अटैक करेगा। लेकिन SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। ये कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, ये जो है ये इंटरमीडिएट है, अब ये स्टेबल है। तो अब ये स्टेबल है तो अब ये क्या करेगा, ये और ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश करेगा। और आपको पता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी। और जो कार्बन नियॉन होते हैं यानी जिन पे निगेटिव चार्ज होता है वो प्राइमरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी मोर स्टेबल देन टर्शरी। तो ये जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है यानी पॉजिटिव चार्ज ऑन टर्शरी कार्बन इज मोर स्टेबल देन पॉजिटिव चार्ज ऑन सेकेंडरी कार्बन। तो ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन। ये कौन सा है, टर्शरी कार्बन। 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड है ना, इसलिए टर्शरी कार्बन। तो अब यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे ये जो कार्बोकेटायन है ये रीअरेंज हो जाएगा। ये जो H यहाँ पर अटैच्ड है, ये वाला H, ये कार्बन, ये H यहाँ माइग्रेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, CH3C पॉजिटिव, CH3 ये हो जाएगा CH, और यहाँ का ये वाला H इधर शिफ्ट हुआ और CH3। ऐसा क्यों हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन बन गया है। अब पहले कैसे था, सेकेंडरी था, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हमें पता है टर्शरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये जो रीअरेंजमेंट हो रही है कार्बोकेटायन की ये सिर्फ SN1 रिएक्शन में पॉसिबल है, क्योंकि कार्बोकेटायन सिर्फ SN1 में बनता है। SN2 में कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता। यानी जैसे ही OH यहाँ से जाएगा बैक साइड से Br अटैच करेगा, कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होगा। SN1 जो होती है वो डिपेंड करती है ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे, SN2 नहीं। तो अगर यहाँ पे बेसिक मीडियम रहता, यानी अगर ऐसे रहता OH माइनस ऐसा रहता, या फिर कोई Br माइनस ओनली दिया हुआ रहता, एसिडिक मीडियम नहीं रहती, HBr क्या है, एसिड है, तो एसिडिक मीडियम में हमेशा SN1 होंगी, और SN1 डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। तो ये कार्बोकेटायन जो था ये सेकेंडरी था, ये रीअरेंज होगा पहले टर्शरी में। हमेशा SN1 में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उसी पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन अब यहाँ पे आएगा Br माइनस, और यहाँ Br माइनस अटैक करेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये ट्रिक है इसकी, देखो SN1 टर्शरी अगर कार्बोकेटायन होता तो हम डायरेक्टली क्या करते वहाँ पे SN1, अगर प्राइमरी होता तो हम डायरेक्टली वहाँ पे SN2 करते। यानी जहाँ से OH निकलेगा उसी कार्बन पे बैक साइड से, यानी अबव से OH निकलेगा तो उसके बैक साइड से आएगा Br बैक साइड से, अगर कौन से वाले में, SN2 में। और SN1 में क्या होगा, SN1 में अबव से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक। ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बन गया है। अब कार्बोकेटायन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लेनर। अब यहाँ पे Br अबव से भी आ सकता है, बैक साइड से भी आ सकता है, इसीलिए SN1 में हमें क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, यानी 50% R वाला और 50% S वाला, क्योंकि दोनों साइड से अटैक कर सकता है। SN2 में हमें 100% इन्वर्जन यानी बैक से ही अटैक करेगा। OH अगर ऐसे है CH3, ये OH ऐसे अबव से अटैच्ड है तो ये अबव से निकलेगा तो Br हमारा बैक से आएगा, CH3Br ऐसे फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन होता है सेम टाइम पे, जैसे ही इधर से बॉन्ड ब्रेक होता है CH3 का, उस साइड पे Br का बॉन्ड फॉर्म होना बैक साइड से स्टार्ट होता है, ये सेम टाइम पे होता है, इसलिए इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होंगी SN2 में। लेकिन SN1 में रीअरेंजमेंट होंगी और कार्बोकेटायन और ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपको इस वाले में पूछा है कि फॉर अ सर्टेन रिएक्शन आपको रेट दिया हुआ है, व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का कॉन्सेंट्रेशन जब ट्रिपल करेंगे और बी को कांस्टेंट रखेंगे तो रेट क्या होगा। अब एक बात हमेशा याद रखो, जो रेट होता है ना ये हमेशा डिपेंड करता है रेट लॉ पे, रेट लॉ की इक्वेशन पे। जो अगर हमारी रिएक्शन है 2A गिव्स 3B प्लस 4B, ऐसे कुछ रिएक्शन है ना, हमें रिएक्शन के कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। जब भी आपको एग्ज़ाम में रेट पूछा है तो ये ओनली डिपेंड करता है रेट लॉ की इक्वेशन पे। तो आपको देखो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न करने के लिए कोई इक्वेशन दी हुई नहीं है, डायरेक्टली रेट लॉ ही दिया हुआ है। रेट लॉ की इक्वेशन ये वाली दी हुई है। कितना सिंपल क्वेश्चन ये है। रेट काय पे डिपेंड करता है, रेट लॉ की इक्वेशन पे। रेट लॉ की इक्वेशन आपको डायरेक्ट दी हुई है, आपको सिर्फ इसमें वैल्यू रखना है और आंसर निकालना है। क्या बोल रहा है, ए को ट्रिपल करेंगे, तो ए को हम ट्रिपल कर देते हैं। ए की जगह मैंने 3 रखा, उसका क्या है, स्क्वायर है। बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स व्हाट, 1 है, और बी का पावर कितना है, 1 ही है। 3 का स्क्वायर 9, 9:1 इज इक्वल्स टू 9। तो रेट किससे इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ये। रेट इज इक्वल्स टू के, ये के हटा दिए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, इसलिए क्या होगा, इंक्रीज होगा, 9 के फैक्टर से डिक्रीज नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। आपको क्या बताना है कि नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा साइज़ किस आयन की बढ़ानी होगी। तो इन सब का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, नियॉन। नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोबल गैस 10। कैसे होते हैं हमारे, बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियॉन। नियॉन के बाद क्या आता है, देन यहाँ पे 1s में आता है सोडियम, 1s वाले फर्स्ट ग्रुप में। तो देखो नियॉन के ये इन सब का क्या है, नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन है, जिसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के पास में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। अब इसको वैलेंस शेल में टोटल 19 होते हैं इस फ्लोरीन के पास, लेकिन वैलेंस शेल में ओनली कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो नोबल गैस के नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल हो जाएंगे। इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 7। तो इसमें हमें 3 ऐड करना होगा तो इक्वल हो जाएंगे 10 के। ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, 8 होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, 8। तो इसमें हमें 2 ऐड करना होगा, तो ये ऑक्सीजन में हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा डाइनेगेटिव। और नियॉन सोडियम में तो क्या होता है, इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। और सॉरी फ्लोरीन के पास 19 इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 19। फ्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 9। सोडियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 11। इसमें से 1 कम कर देंगे अगर हम तो 10 हो जाएंगे, यानी सोडियम पे हमें क्या देना होगा, पॉजिटिव चार्ज देना होगा सोडियम पे। तो देखो जब भी हम किसी भी एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे उसकी उतनी साइज क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे उतनी साइज कम होते जाएंगी, और जितना निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे, जितना निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे उतनी साइज इंक्रीज होंगी। 1 निगेटिव चार्ज देंगे यानी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 2 निगेटिव चार्ज देंगे यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ज़्यादा साइज़ बढ़ेंगी। तो इन सब में सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज किस पे आए हैं,
नाइट्रोजन पे, इसलिए सबसे ज़्यादा साइज नाइट्रोजन की बढ़ेंगी तभी जाके उसके नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि ये जो हलाइड है ये क्या है, एक्स है, हलाइड है, तो ये कौन सा हलाइड है, अराइल हलाइड है या फिर बेंजाइलिक है या फिर अलाइलिक है। तो देखो sp2 कार्बन इस तरह से अगर है, ये कौन सा कार्बन है, sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये भी sp2 है। और ये कैसा है, ये है sp3, क्योंकि कोई भी डायरेक्टली एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, एक डबल बॉन्ड रहा तो क्या ऐसा कार्बन होता है, sp2। तो अगर हमारा हलाइड डायरेक्टली sp2 कार्बन पे अटैच रहा तो उसको हम बोलते, इस कार्बन को हम बोलते विनाइलिक कार्बन, इसको हम बोलते विनाइलिक कार्बन, और इस हलाइड को बोलते विनाइलिक हलाइड, डायरेक्टली sp2 कार्बन से अटैच। अगर हमारा हलाइड sp3 कार्बन से अटैच्ड है, जो डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, sp2 कार्बन से, तो उसको हम बोलते अलाइलिक हलाइड। ये अगर यहाँ पे x रहता, तो इसी वाले एग्जाम्पल में देख लो, अगर यहाँ x रहता डायरेक्टली sp2 कार्बन पे हलाइड तो वो होता हमारा विनाइलिक हलाइड। कोई हमारा sp3 कार्बन है, उस पे हलाइड लगा हुआ है और उसके नेक्स्ट में क्या है, sp2 कार्बन है, तो ये जो कार्बन है हमारा जो डायरेक्टली sp2 वाले से अटैच्ड है, ये sp3 वाला कार्बन, ये होता है हमारा अलाइलिक कार्बन। इसको अलाइलिक पोजीशन बोलते हैं, इस पे जो भी ग्रुप रहेगा वो अलाइलिक पोजीशन पे रहेगा, तो इसलिए ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा अलाइलिक हलाइड। बेंजाइलिक तो नहीं होगा, बेंजाइलिक कौन सा होता है, बेंजीन रिंग पे एक CH2, ये जो होता है ये होता है बेंजाइल ग्रुप, इस पे आप कोई भी ग्रुप अटैच करेंगे तो वो हो जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल या फिर बेंजाइलिक हलाइड। तो यहाँ पर अगर हम अटैच करते थे, ये एक्स अगर यहाँ अटैच्ड होता इस कार्बन पे तो वो बेंजाइलिक, और डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे अटैच्ड होता तो तब उसको हम बोलते थे अराइल हलाइड। अराइल भी नहीं, बेंजाइल भी नहीं, विनाइल भी नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा अलाइलिक हलाइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो इसमें ना एरो पे दिया हुआ है ZnHg सोडियम अमाल। जब भी आपको ZnHg के साथ में कॉन्सनट्रेटेड HCl लिखा हुआ दिखे एरो पे, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन ये रिएक्शन होती है, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो C डबल बॉन्ड O होता है ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। आपको सिर्फ इस कार्बोनिल को रिड्यूस करना था CH2 में, और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इस वाले में। अगर आपको ये दिया हुआ है RCO CH3, आपको इसको कन्वर्ट करना रहता क्लेमेंसन रिडक्शन में, R ये CO कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, देन ये CH3 एज इट इज़, ये हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, N2 मॉलिक्यूल का आपको क्या दिखाना है, एनर्जी की ऑर्बिटल्स। तो आपको ना हमेशा एग्जाम्स में ना ये N2 O2 उसके बाद में NO देन C2, इस तरह से आपको ना N2 इन सब के क्या पूछता है, इन सब के एनर्जी के ऑर्डर्स पूछता है एग्जाम में। तो इसका आपको एनर्जी डायग्राम, एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पता होना चाहिए। इसकी एक ट्रिक होती है, देखो जब भी मॉलिक्यूलर वेट 14 या फिर 14 से लेस रहे किसी भी एटम का, कोई भी मॉलिक्यूल का, सॉरी एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट 14 या उससे कम रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो हम यूज़ करते हैं एसिमेट्रिक डायग्राम, ये ट्रिक याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिमेट्रिक एमओ डायग्राम। और अगर मॉलिक्यूलर वेट 14 से ज़्यादा रहा तो हम यूज़ करते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर डायग्राम, सिमेट्रिक एमओ डायग्राम। अब ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक डायग्राम क्या होती है, देखो जो N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो N2 का
एक नाइट्रोजन के पास 7, 2 नाइट्रोजन के पास 7, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया इसका? 14। तो इसके पास में 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन रहे तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एसिमेट्रिक एमओ डायग्राम। एसिमेट्रिक एमओ डायग्राम और सिमेट्रिक एमओ डायग्राम क्या होती है? देखो अभी देखो यहाँ पर पहले तो हम सबसे पहले क्या फॉर्म करते हैं? 1s का सिग्मा सिग्मा स्टार, देन 2s का सिग्मा सिग्मा स्टार, ये 1s का सिग्मा, ये 2s का सिग्मा स्टार, ये 1s का फिर सिग्मा, ये सिग्मा स्टार। तो देखो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एमओ में, एसिमेट्रिक यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो p इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p3। p में p वाली एनर्जी डायग्राम ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक रहती है। तो अब देखो यहाँ अगर हमारे पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 14 या 14 से कम रहा तो हम एसिमेट्रिक यूज़ करते हैं। एसिमेट्रिक मीन्स 2 पाई बॉन्ड पहले नीचे, फिर एक सिग्मा, फिर एक पाई स्टार सिग्मा पाई, और फिर यहाँ पे सिग्मा स्टार। ये p वाले के लिए है। ये तो दोनों में कॉमन रहता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एमओ में। यानी हमेशा पहले क्या रहेगा? सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर देन 2s का सिग्मा सिग्मा स्टार। अगर मॉलिक्यूलर वेट 14 या 14 से कम, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आ जाता है? अगर मॉलिक्यूलर वेट 14 से कम रहा तो ये जो पाई है ये पहले आ जाता है, ये एसिमेट्रिक हो गया। फिर अब 14 से अगर मॉलिक्यूलर वेट 14 से ज़्यादा रहा किसी कंपाउंड का, लाइक O2, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के पास में 8 होते हैं टोटल एटॉम। इसका कितना एटॉमिक नंबर होता है? 8। 8 और 8 कितने हो गए? 8 + 8 = 16। इसका मॉलिक्यूलर वेट इसका एटॉमिक मास हो गया 8, और 8 और 8 कितने हो गए? 16। तो ये 14 से ज़्यादा, इसमें हम सिमेट्रिक डायग्राम यूज़ करेंगे। सिमेट्रिक देखो कितना आसान है, यहाँ तक तो सब सेम, सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार। यहाँ डिफरेंस आ गया। अब देखो यहाँ पे ये याद रखना है, पहले एक सिग्मा, फिर पाई, फिर से पाई, फिर सिग्मा। अब देखो ये हो गई सिग्मा, ये पाई स्टार, ये सिग्मा स्टार। ये यहाँ से अगर मैं एक्सिस पास कर दूँ तो ये डायग्राम आपको कैसी दिख रही है? लाइक मिरर इमेज, पाई सिग्मा सिग्मा। कैसी है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब मिरर इमेज, एक दूसरे के जैसे सेम, बीच से कट कर दिए तो एग्जैक्टली सेम दिखेंगी। इसलिए अगर मॉलिक्यूलर वेट 14 से ज़्यादा रहा तो हम ये सिमेट्रिक डायग्राम यूज़ करेंगे। अगर मॉलिक्यूलर वेट 14 या 14 से कम रहा तो ये एसिमेट्रिक। इसमें क्या होगा? इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये पाई पहले आ जाएगा और सिग्मा बाद में। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये तो पहले आएंगे, ये तो दोनों में कॉमन है, सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s का सिग्मा सिग्मा स्टार। बस यहाँ पे ये अगर मॉलिक्यूलर वेट 14 या 14 से कम रहा तो पाई पहले आता है, सिग्मा बाद में आता है। और यहाँ पे 3s की बात कर रहे, ये 3p की बात कर रहे हैं हम। 3p में पाई पहले आता है, सिग्मा बाद में आता है, और यहाँ पे सिग्मा पहले आता है, पाई बाद में आता है। मैं तो इस तरह से याद रखती हूँ सिर्फ कि मॉलिक्यूलर वेट 14 से ज़्यादा है तो फिर सिग्मा पाई स्टार सिग्मा, सिमेट्रिक। कितना आसान है ना, सिग्मा पाई स्टार सिग्मा 14 से ज़्यादा रहा तो, और 14 से कम रहा तो एसिमेट्रिक डायग्राम। एसिमेट्रिक मीन्स जो सिमेट्रिक ना हो, जिसमें मिरर ना हो, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो, बीच से कट ना हो। बीच से कट कब नहीं होंगी? तब इस
पाई को हम पहले कर देंगे, लाइक ए से मैंने जो किया है, तो पाई अगर हम पहले बना देंगे और सिग्मा बाद में बना देंगे। अब ये मिरर इमेज नहीं है, देखो इसके सामने सिग्मा आ गया, पाई के सामने, इस पाई के सामने क्या आ गया, सिग्मा आ गया, यानी अब मिरर इमेज नहीं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक। 14 और 14 से कम मॉलिक्यूलर वेट रहा तो एसिमेट्रिक डायग्राम। देखो क्या होगा एनर्जी का ऑर्डर, देखो सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर से सिग्मा सिग्मा स्टार, ये तो सभी के लिए कॉमन रहेगा यहाँ तक, चाहे मॉलिक्यूलर वेट 14 से कम हो चाहे 14 से ज़्यादा हो, यहाँ तक डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट 14 या 14 से कम रहा तो ये पाई पहले आ जाएगा, सिग्मा बाद में आ जाएगा, फिर पाई स्टार, 2 पाई स्टार एक्स वाई, पाई स्टार के 2 होते हैं ना, ये 2 एक्स वाई, पाई ऑर्बिटल कितने होते हैं, सेम एनर्जी पे 2 पाई ऑर्बिटल होते हैं, तो और सिग्मा स्टार 1 होता है। तो ये यहाँ पे देखो पाई पहले आ गया, सिग्मा बाद में, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। अगर O2 दिया हुआ रहता तो हम सिग्मा पहले लेते, पाई बाद में, यानी सिग्मा पहले, यहाँ पर इसके पहले ये वाला सिग्मा आ जाता, ये Z वाला, और ये पाई वाला, ये वाला सिग्मा के बाद आ जाता। बाकी सब तो सेम, सिर्फ ये दोनों में डिफरेंस रहता है। सिर्फ हर मॉलिक्यूल के एनर्जी डायग्राम में आपको सिर्फ ये पहचानना आना चाहिए कि यहाँ पे एसिमेट्रिक डायग्राम यूज़ होंगी या सिमेट्रिक। अगर एसिमेट्रिक यूज़ हो रही है तो ये पाई पहले आ जाएगा, सिग्मा बाद में। बाकी ये सब तो कॉमन रहते हैं, ये सब तो बॉन्डिंग में यूज़ ही नहीं होते, इसलिए आपको इनको देखना ही नहीं है। ये सब तो इनकी एनर्जी हर मॉलिक्यूल में यही ऑर्डर में रहेंगी, सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार 2s का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनमें से बताना है कि नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नाइट्रोजन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2 NP3। आपको ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी याद होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ना पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की ट्रिक बताई हुई है कि किस तरह आपके माइंड में पूरा पीरियोडिक टेबल फिट होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस पोजीशन पे है, तभी आपके बहुत सारे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि किस तरह इजी वे में हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट, उनकी कॉन्फ़िगरेशन लर्न कर सकते हैं। तो ये होती है नाइट्रोजन ग्रुप के फैमिली मेंबर की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 5। आपको सेंट्रल मेटल के अराउंड में बताना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। ये है नाइट्रोजन, ये उसके 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और ये एक लोन पेयर। ये यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड हो गए 3, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो अब टोटल नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8। टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। 5 इसके अपने खुद के और 3 हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। AlCl3, Al का एटॉमिक वेट, बोरोन्स फैमिली का ये मेंबर है। बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, थैलियम। ये ट्रिक होती है बोरोन फैमिली को लर्न करने की। NH2 NP1, ये इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन फैमिली में होते हैं। तो एल्यूमिनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 3, और 3 क्लोरीन से ये अटैच्ड है, 3 क्लोरीन से अटैच्ड है। इसके तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने में, और इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया अपना। हमें बताना है सेंट्रल मेटल के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये कितने हो गए, 2 4 6, 3 क्लोरीन ने दिए सेंट्रल मेटल को, और 3 क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, और 3 एल्यूमिनियम के खुद के, टोटल इसके पास 6। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें बेरिलियम की क्या इलेक्ट्रॉन होती है, बेटा मांगे कार स्कूटर
बाप राजी। ये होती है बेरिलियम के ग्रुप की को लर्न करने की ट्रिक। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं और 2 क्लोरीन ने दिए। टोटल इसके पास कितने हो गए? 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए। सेंट्रल मेटल को हर साइड वाला एटम, आपको सिर्फ सेंट्रल मेटल के अराउंड बताने हैं। सेंट्रल लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 बेरिलियम, ये आप बोलोगे क्लोरीन के पास तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में क्लोरीन के पास, तो फिर इसके पूरे 7 क्यों काउंट नहीं कर रहे, सिर्फ 1 क्यों या काउंट कर रहे? बाकी के 3 लोन पेयर है ना, ये सेंट्रल एटम नहीं है, हमें सिर्फ सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। टोटल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पूछता था तब हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे, हमें सिर्फ सेंट्रल मेटल के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है बताना है। तो हर साइड वाला एटम, उसके पास चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, वो जितने बॉन्ड फॉर्म करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ उतने इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ऑक्सीजन रहता, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करता कार्बन के, तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा? 2, और 2 कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड फॉर्म करने में लग रहे, इसलिए इसके पास टोटल कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। 2 ऑक्सीजन ने दिया, 2 कार्बन, जितने वो बॉन्ड फॉर्म करेगा सिर्फ उतने इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिया? 2 इलेक्ट्रॉन दिया, सॉरी 1 क्लोरीन ने 1, 2 क्लोरीन ने 2, और बेरिलियम के खुद के 2, टोटल इसके हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। CCl4, कार्बन के पास, कार्बन की फैमिली का NH2 NP2, ये होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 4। 4 क्लोरीन इस पे हम लगा देंगे, तो 4 क्लोरीन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन दिए, 1-1 इसका खुद का, 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं ना, 4 कार्बन के, 4 क्लोरीन के 4, टोटल इसके पास कितने हो गए? 8। तो इसके पास कितने हैं? 8। PCl5 ना पास सब बकवास, ना पास सब बकवास। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये होती है इसको और नाइट्रोजन फैमिली को लर्न करने की ट्रिक। NH2 NP3, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन फैमिली में, 5, और उस पर कितने? 5 क्लोरीन अटैच्ड है, तो 5 फॉस्फोरस के प्लस 5 क्लोरीन के, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो ये तो इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन किस किस के पास नहीं है? PCl के 5 के भी पास नहीं है, BeCl2 के पास भी नहीं है, और AlCl3, टोटल 3 मॉलिक्यूल के पास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ना इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब हमें जनरली क्या लगता है क्वेश्चन देख के कि ये N2 जाएगा, और यहाँ पे रिएक्शन में Mg दिया हुआ है, Br दिया हुआ है, तो ये N2 निकल जाएगा, यहाँ पे MgBr आ जाएगा। या फिर ये लगता है कि H2O दिया हुआ है, H2O में OH माइनस होता है, तो ये OH माइनस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये दोनों भी ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट कैसे सोचते हैं, स्टूडेंट सोचेगा इसका आंसर ये होगा या फिर ये, दोनों में से कोई एक, कुछ स्टूडेंट ये टिक करेंगे, कुछ स्टूडेंट ये टिक करेंगे, इसलिए कन्फ्यूजन के लिए वो दोनों ऑप्शन देगा। लेकिन आपको ना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऑप्शन देखने से पहले ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया करो। अब देखो बेंजीन रिंग, ये डायजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन रिंग पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये होता है डायएजोनियम सॉल्ट। बहुत बार इस डायजोनियम सॉल्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो जब भी N2 पॉजिटिव किसी भी कार्बन पे अटैच्ड हो, ये कार्बन है ना, तो ये यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी बेंजीन रिंग इस तरह से पॉजिटिव चार्ज। हमें कार्बोकेटाइन मिलेगा। आपको क्या देखना है कि जब भी N2 पॉजिटिव दिख रहा है ना, मतलब आपको इसको हटाना है और इसके नेक्स्ट कार्बन पे, जिस कार्बन से अटैच है उस पे पॉजिटिव चार्ज देना है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब
कोई निगेटिव चार्ज वाला इससे अटैच्ड होगा। कौन सा दिया हुआ है निगेटिव चार्ज वाला? लाइन से सीक्वेंस में हमें ये रिएक्शंस करनी है, पहले ये रिएक्शन करनी है, उसके बाद सेकेंड ये, उसके बाद थर्ड ये। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या दिया हुआ है? Br2 HBr दिया हुआ है, यानी Br माइनस H प्लस। तो ये पॉजिटिव से Br माइनस अटैच्ड होके हमारा ये बन जाएगा बेंजीन ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन। अब देखो क्या है ये? अराइल हलाइड है और मैग्नीशियम ड्राई ईथर दिया हुआ है। कौन सी रिएक्शन होती है मैग्नीशियम ड्राई ईथर की? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है हमारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन। क्या होता है? R बॉन्ड X, स्टार्टिंग से हम 11th से पढ़ते 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ये Mg जो है तो ये बीच में जाके इंसर्ट कर जाता है, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है। कॉन्सेप्ट हमारे पढ़े हुए रहते हैं लेकिन हमें अप्लाई करना नहीं आते। अभी देखो यहाँ पर भी तो ऐसे ही हो रहा है, ये भी तो अराइल हलाइड ही है। इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे Mg डाल देंगे और यहाँ पे Br। अब कुछ स्टूडेंट ने ये फर्स्ट स्टेप तो करेक्ट किए होंगे, लेकिन क्या किए होंगे कि H2O दिया हुआ है, अब ये Br यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा OH माइनस। तो बेंजीन रिंग पे कभी SN2 रिएक्शन नहीं होती है कि इधर से Br निकलेगा और इधर से OH आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है बेंजीन रिंग पे। अभी देखो यहाँ पे मैग्नीशियम इंसर्ट किए तो ये यहाँ पे बेंजीन, इसका करेक्ट आंसर कैसे हो गया यहाँ पे? क्यों? देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैग्नीशियम हम क्यों इंसर्ट करते हैं? जनरली होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को ना ध्यान से समझना। जनरली क्या होता है बेंजीन ब्रोमाइड में, ब्रोमीन निगेटिव होता है, कार्बन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कोई भी R बॉन्ड Br अगर रहे तो ये R हो जाएगा पॉजिटिव और Br होता है निगेटिव। हमको इसको ना पोलैरिटी को रिवर्स करना है, मतलब हमें कार्बन निगेटिव करना है और Br को पॉजिटिव करना है, उल्टा करना है। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, मैग्नीशियम इंसर्ट करते हैं। अब जैसे ही इसमें मैग्नीशियम आ जाएगा ना तो ये कार्बन हो जाएगा निगेटिव। अभी देखो ये यहाँ पे R बॉन्ड X था, देखो ये है R बॉन्ड Br, मतलब क्या है? ये R पॉजिटिव है, Br निगेटिव है। अब मुझे इस R को निगेटिव बनाना है, तो अगर मैं इसमें मैग्नीशियम Br, मैंने क्या की, ये दोनों के बीच में मैग्नीशियम ऐड कर दी, तो ये क्या हो गया ये? अब देखो अब मैं इसको कैसे ब्रेक करूँगी, यहाँ से R निगेटिव और ये MgBr, ये हो गया पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? R निगेटिव हो गया। अब इस पे कोई भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, अब इस पे OH माइनस नहीं आ सकता क्योंकि ये पहले से निगेटिव है। निगेटिव निगेटिव रिपेल करते हैं ना, तो निगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव वाले को। तो हम जब भी आपको अल्किल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम दिया हुआ है, मतलब कार्बन पे निगेटिव चार्ज लाना है, अल्किल हैलाइड के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट करना है और फिर कार्बन पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। ये हमें क्या करना है? अब देखो ये निगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है H2O, H2O मतलब H प्लस OH माइनस। अब देखो ये निगेटिव चार्ज से OH माइनस तो अटैक नहीं कर सकता। लास्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमारे पास? ये दिया हुआ है, ये बेंजीन रिंग और उस पे निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज है, सॉरी। इस निगेटिव चार्ज पे OH माइनस आके अटैच हो सकता है क्या? H2O में क्या होता है? H2O में होता है H प्लस, H2O में H प्लस होता है और OH माइनस होता है। तो अब दोनों में से कौन आके अटैच करेगा? निगेटिव पे न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी H पॉजिटिव आके अटैच होगा और हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
OH माइनस क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ये ऐसा नहीं है, बेंजीन रिंग पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अगर बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज होता तो तब OH अटैक होता, लेकिन बेंजीन पे निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि R बॉन्ड X के बीच में हमने क्या कर दिए, मैग्नीशियम को इंसर्ट कर दिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। इसीलिए आपको ना कॉन्सेप्ट समझने हैं, सिर्फ देखकर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में समझ जाना चाहिए आपने कि यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है। N2 जाएगा मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव पे कोई निगेटिव सब्सटेंस आके अटैच करेगा। निगेटिव सब्सटेंस तो फर्स्ट वाली स्टेप में Br ही दिया हुआ है, एक कर्सर ठीक से वर्क नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे Br ही आके अटैक कर सकता है, इसलिए ये हो गया Br। अब सेकेंड स्टेप में Mg दिया हुआ है, मतलब क्या होगा, अल्किल अराइल हलाइड के बीच में Mg इंसर्ट होके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, R निगेटिव होता है, मतलब ये बेंजीन रिंग निगेटिव हो जाएंगी, इस पर कोई पॉजिटिव आके अटैच करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव क्या दिया हुआ है, H प्लस है, तो H प्लस आके अटैक करेगा और बेंजीन इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कैसे, देखो OH है, HCN है। HCN क्या है, एसिड है। सबसे पहले तो देखो ये तो यहाँ पे CN माइनस आएगा और ये साइनोहाइड्रिन ये बन जाएगा, ये तो दिया हुआ है। इसकी नेक्स्ट स्टेप आपसे पूछी हुई ये है, आपको दिया हुआ H2SO4। आपको क्या दिया हुआ है, जब भी OH के साथ एसिड दिया हुआ रहे तो आपको क्या, कोई भी एसिड H2SO4 हो, चाहे HCl हो, चाहे HBr हो, और OH दिया हुआ है, तो ये जो लोन पेयर है ना, ये H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। ये लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन इसको ले लेंगे, तो ये बन जाएगा H2O पॉजिटिव। ये ना मैकेनिज़्म आप याद कर लो, क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होता है, बहुत एग्ज़ाम्स में ये इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये बन जाएगा H2O पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव से, ये लोन पेयर नहीं, ये H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव कोई और भी हो सकता है, आपको एरो पे सिर्फ H पॉजिटिव दिया हुआ रहेगा, या फिर HCl, या फिर Br, या फिर H2SO4, कोई भी एसिड आपको दिया हुआ रहा है और OH है। अब क्या होगा, यहाँ से H2O लीव करके चल जाएगा और यहाँ पे फॉर्म होगा। अब ना CN के निगेटिव में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता, तो यहाँ से ये H यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्म होगा डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा CN। अब एसिडिक मीडियम में एक ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में CN जो है तो वो बन जाता है COOH में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा COOH में कन्वर्ट और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ये डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ ये आपका समझना ज़रूरी है। ये H2O निकल जाएगा यहाँ से, ये H2O जो बना, कर्सर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है ये, इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ये जो H2O बना पॉजिटिव, यहाँ H है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगी, ये हाइड्रोजन यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे और ये H2O यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके हमारा हो जाएगा -H2O, तो ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप में आपको देखो LiAlH4 दिए। LiAlH4 क्या करता है, CH3 CHO या फिर COOH हो या फिर कीटोन हो, इन सबको ये रिड्यूस्ड करता है RCH2OH में, RCH2OH में, अल्कोहल में, LiAlH4। तो देखो इसको ये किस में कन्वर्ट करेगा, ये है
R, ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH3। जो कार्बोनिल वाला कार्बन है ना, इस कार्बन को ये कन्वर्ट कर देता है CH2 में, और ये हो जाता है OH। प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा अल्डिहाइड से। ये फर्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा। उसके बाद H2SO4 क्या करेगा, देखो मैंने अभी बताई, जब भी OH रहा और कोई भी एसिड रहा तो ये लोन पेयर यहाँ से H पॉजिटिव ले लेंगे, और ये हमारा फॉर्म होगा H2O। इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये बन गया H2O पॉजिटिव। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो ये हमें मिलेगा CH3 CH2 पॉजिटिव। तो अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पे क्या है, एक H है ना, इस CH3 को मैं लिख रही हूँ ऐसे CH2 और एक H ऊपर, ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन। देखो पिछली वाली रिएक्शन में भी यही मैकेनिज्म यूज़ हुआ था, यहाँ पर भी यहाँ से H निकल गया था और डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, उसमें भी क्या हुआ। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैकेनिज्म बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इम्पॉर्टेंट है। OH के साथ जब भी एसिडिक मीडियम रहेंगी तो क्या होगा, ये लोन पेयर है ना, लोन पेयर H पॉजिटिव लेंगी, ये बन जाएंगी H2O। इसको आप लिख के प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये मैकेनिज्म हर एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये बन जाएगा H2O पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल माइनस H2O हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा इस रिएक्शन से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होगा, इस हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्कीन फॉर्म करेगा। यहाँ पर भी सेम मैकेनिज्म यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हमारी अल्कीन फॉर्म हो जाएंगी, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब HBr क्या करेगा, यहाँ पे एक पे आ जाएगा H, एक पे आ जाएगा Br, CH3 बॉन्ड CH2 Br। अभी देखो क्या है, ये सोडियम ड्राई ईथर Br। कौन सी रिएक्शन है ये, वुड्स रिएक्शन है ये, R बॉन्ड X ट्वाइस R बॉन्ड X प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या फॉर्म होता है हमारा, R बॉन्ड R अल्केन हमारा फॉर्म होता है, R बॉन्ड R अल्केन हमारा फॉर्म होता है। तो इसमें R कौन सा है, ये वाला R हमारा, ये है Br, क्या है X है, ये है हमारा R और ये है हमारा X। तो ये R R हमें ज्वाइन करने हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल। अब ये जो है EN, तो EN का फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डायमाइन। और ये क्या है, ये चिलेटिंग एजेंट है। मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन बड़े डिटेल में किया है कि क्या होता है चिलेटिंग रीजेंट। चिलेटिंग रीजेंट इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2 बॉन्ड NH2। अब ना ऐसे लिगेंड, ये क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड मतलब जो दो साइड से डोनेट करता है। तो जो भी बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। ऐसे लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद रिंग फॉर्म करते हैं, देखो ध्यान से मेरे इस पॉइंट को सुनना। ऐसे लिगेंड जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या फॉर्म कर रहे हैं, साइक्लिक रिंग फॉर्म कर रहे हैं, साइक्लिक रिंग, उनको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। अभी देखो ये साइक्लिक लिगेंड नहीं था, एसाइक्लिक था, लेकिन जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मेटल को, अब रिंग बन गई है 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग बन गई है।
तो ऐसे लिगैंड जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देने के बाद रिंग फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं चिलेटिंग लिगैंड। तो जो भी दो बाइडेंटेड लिगैंड होंगे यानी दो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये हमेशा क्या करेंगे, जब भी मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे तो रिंग फॉर्म करेंगे, इसलिए बाइडेंटेड या फिर ट्राइडेंटेड यानी 3 डोनर एटम जिनमें हो। तो ये सब क्या होते हैं, बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगैंड, ये होते हैं चिलेटिंग लिगैंड, यानी हमेशा रिंग फॉर्म करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि जब भी कॉम्प्लेक्स में चिलेटिंग लिगैंड प्रेजेंट रहे तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ऐसे लिगैंड जो रिंग फॉर्म करें मेटल को डोनेट, तो ऐसा देखो ये सब कैसे है, ये सब रिंग फॉर्म नहीं कर रहे। देखो ये कैसा है, CO, ये NH3, ये NH3, फिर ये NH3 और इधर से 6 NO3 लगे हुए, एक में भी रिंग फॉर्म नहीं हुआ। लेकिन इथिलीन डायमाइन कैसा है, बाइडेंटेड लिगैंड है। ये कोबाल्ट से ये मैंने अटैच किया इथिलीन डायमाइन, देखो एक इथिलीन ने क्या किया, एक रिंग फॉर्म कर दिया, 2 इथिलीन अटैच्ड है हमारे मेटल से। तो ये चिलेटिंग लिगैंड ने देखो एक रिंग फॉर्म किए। तो जब भी चिलेटिंग लिगैंड फॉर्म होंगे ना तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, तो इन चारों में सिर्फ इसी में रिंग फॉर्म हो रही है चिलेटिंग लिगैंड, इसी में। चिलेटिंग लिगैंड कौन कौन हो सकते हैं, सारे बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड, यानी देखो जिसमें भी 2 या 3 डोनर एटम होंगे तो वो एक साथ डोनेट करेंगे तो ऑब्वियसली रिंग तो फॉर्म होंगी, और रिंग फॉर्म हो रही है मतलब क्या हो रहे हैं, चिलेटिंग लिगैंड फॉर्म हो रहे हैं। चिलेटिंग लिगैंड है मतलब क्या है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर। अब देखो आपको पूछा है प्रीडीन में, पाइरिडीन में नंबर ऑफ सिग्मा और पाइरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। देखो सिग्मा लोन पेयर तो जाने दो, पाई बॉन्ड कितने रहेंगे, बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, हमें सबको पता है 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट हो गया। अब देखो लोन पेयर रिस्पेक्टिवली पूछा है, लास्ट में पूछा है लोन पेयर। तो आपको पता है नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP3, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड कितने फॉर्म किया इसने, 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इसके 3 इलेक्ट्रॉन लगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास बचे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन के मतलब इसके पास एक हमेशा क्या होती है, लोन पेयर होती है नाइट्रोजन के पास एक। नाइट्रोजन हमेशा क्या करता है, 3 बॉन्ड फॉर्म करता है और एक लोन पेयर फॉर्म करता है। NH3 में भी देखो 3 बॉन्ड फॉर्म किया और एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर 0 तो नहीं हो सकती, लोन पेयर होंगी 1, पाई बॉन्ड होंगे 3। ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 11 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे जो 5 हाइड्रोजन्स लगे हैं इनके 5 सिग्मा बॉन्ड, 6 + 5 11। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।